स्वागतम ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो भी बाकी है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों अभी आपका 6, 7, 8, 9 और लगभग 13 तारीख में भी आपके जीडी के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उनके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। एक और मॉक टेस्ट मैंने सुबह अपलोड किया, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है होंगे ये आपके वन लाइनर होंगे, इसमें आपको जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेंगे, ऑप्शन के बिना ही इसको आपको रख लेना है। पहला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का सम्राट कौन था। दोस्तों 1857 की क्रांति जब हुई तो भारत का सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र ये भारत में सम्राट थे उस दौरान जब 1857 की सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को 1857 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया गया और इन्हें निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था, तो रंगून में भेजा गया था। और रंगून में ही इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अंतिम जो मुग़ल सम्राट हैं उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र और 1857 की क्रांति के दौरान भारत के सम्राट भी थे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ 1857 की क्रांति की, तो ये कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों 10 अप्रैल 1857 को मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी। 10 अप्रैल 1857 को मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी और इस क्रांति का तात्कालिक कारण ये था कि चर्बी लगे कारतूस, जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग जो सैनिक कर रहे थे वो इसका तात्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस। बाकी ये कारण और भी थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, आपके कुछ धार्मिक कारण भी थे, बहुत ज़्यादा ये कारण देखने को मिले। तो आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति ये बहादुर शाह जफ़र भारत का सम्राट था और इस क्रांति का जो चिन्ह था वो था चपाती और कमल का फूल। तो चपाती और कमल का फूल जो था ये 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक था, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए कि मार्च 2022 में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं। तो मार्च 2022 में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, याद रखिएगा दोस्तों मैं बात करूं सेबी के बारे में, तो सेबी के बारे में आपको मेनली 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सेबी की फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी कभी ना आपसे इस ई शब्द का मतलब पूछता है एग्जाम में कि ई का मतलब बताओ, तो ई मतलब एक्सचेंज। याद रखिएगा सेबी कब बना था दोस्तों 1988 में, लेकिन इसको एक लीगल स्टेटस कब मिला था, तो वो मिला था आपको 1992 में। 1992 में लीगल स्टेटस मिला और स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी का मुख्यालय किस शहर में, उस शहर में जिसे 7 टापुओं की नगरी कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा मुंबई में सेबी का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों सेबी के साथ साथ ना आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ। एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत आता है एग्जाम में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर आपके 1875 में बना था, ये मुंबई में ही आपका 1875। एक आपसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और पूछ सकता है और वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बना था 1992 में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन था आपका कि मार्च 2022 में सेबी की महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी का कितना परसेंट ऐसा भाग है जल का जो महासागर मिलेगा, तो 97.2%। सही जवाब है इसका। अगर आपके एग्जाम में 97.5% भी लिखा हो तो ये आंसर भी सही माना जाता है। ठीक है, तो 97.2 भी लिख सकता है एग्जाम में, तो 97.5 भी लिख सकता है। तो पृथ्वी पर कुल जल का 97.2% महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा एक डेटा लिखा हुआ है आपका कि पृथ्वी पे 70% जो है वो मतलब पृथ्वी के कुल भाग पर 70% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कि आपका जो 97% वाटर है ये ओशियन में पाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा ये भाग। तो 97% जो वाटर है वो आपका ओशियन में मिलेगा। 2% ये फ्रोजन ग्लेशियर होते हैं आपके। ग्राउंड वाटर भी होता है आपका
0.01% जो होता है वो सरफेस वाटर होता है, जो आपको रिवर में, लेक्स में आदि देखने में मिलेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, इसलिए कहा जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि हम पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों जल। अगर क्वेश्चन कभी आए कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन अनुपात कितना है? 2:1 होता है। क्लियर। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जल का भार कितना होता है? दोस्तों साधारण जल का भार होता है 18, ठीक है। एक आपसे भारी जल पूछ सकता है, तो भारी जल का भार होता है 20, भारी जल का भार 20 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? दोस्तों 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। 17.7%। 10 सालों में जो भारत की जनसंख्या बढ़ी उसका परसेंटेज है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक मैंने आपको चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आंकड़े लिखे गए हैं 2011 की जनगणना के। तो ये आंकड़े मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.05 करोड़। इसमें आपके 62.31 करोड़ जो हैं ये आपके पुरुष हैं, 58.74 करोड़ महिलाएं हैं। लिंग अनुपात की बात करूँ तो 943 पुरुष, मतलब 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। जनघनत्व की बात करूँ तो 382 इसका जनघनत्व है। 1 वर्ग किलोमीटर में जो आबादी रहती है वो 382 है। दशकीय वृद्धि दर की बात करूँ तो 17.7 है। साक्षरता दर व्यक्ति की बात करूँ दोस्तों, मतलब पुरुषों में कितनी है? दोस्तों पुरुषों में जो है आपकी वो है 74.04। यहाँ पे 73 लिखा हुआ है, तो ये 74.04 है एक्चुअल में, 74.04। पुरुष की कितनी है? इसमें 82.14 है। महिलाओं की आपकी 65.46 है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था कि दशकीय वृद्धि दर कितनी थी भारत में, तो वो थी आपकी 17.7। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर अगर राज्य पूछे किस में थी दोस्तों, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी मेघालय में। मेघालय में लगभग 28% मान सकते हैं। तो 28% दशकीय वृद्धि दर देखी गई थी मेघालय में, जो कि सबसे ज़्यादा थी। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में पहला जूट कारखाना बना 1855 में। और ये कहाँ पे बना था? दोस्तों भारत में पहला जूट कारखाना रिसड़ा में बना, कोलकाता में। तो ये भी आप याद रखना कि भारत का पहला जूट कारखाना कोलकाता में बना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत में पहला हाई कोर्ट कहाँ बना है? दोस्तों भारत में पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बना है। और भारत में पहला मदरसा भी कहाँ बना था? कलकत्ता में बना है। तो भारत में पहला मदरसा भी कलकत्ता में बना, याद रखना। और भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? ये भी कलकत्ता में चली थी। तो भारत का पहला जूट कारखाना ये कोलकाता में, और जूट बोर्ड का मुख्यालय भी कोलकाता में है। क्लियर। दोस्तों जूट के बारे में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि गोल्डन फाइबर किस फसल का नाम है, दोस्तों जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्लियर। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाहो, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाहो कहाँ का लोक नृत्य है? तो मेघालय का। मेघालय जिसे भारत में बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय का एक डांस और याद रखिएगा, वो है नोंग क्रेम, नोंग क्रेम डांस। तो ये भी कहाँ होता है आपका? ये भी आपका मेघालय में होता है। तो लाहो और नोंग क्रेम डांस दोनों मेघालय के डांस हैं। दोस्तों मेघालय के मैं आपको त्यौहार बता देता हूँ। एक आ सकता है क्योंकि अभी तक जीडी में नहीं पूछा गया, हो सकता है कि पूछ ले। वांगला त्यौहार, वांगला त्यौहार एक कृषि त्यौहार है और ये गारो जनजाति मनाती है। तो वांगला त्यौहार गारो जनजाति का त्यौहार है मेघालय में। एक और याद रखना, साद सुक मीम, साद सुक मीम ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी मेघालय का त्यौहार है, साद सुक मीम। और एक और आप याद रखिएगा, वो है आपका वहदीन खलम। वहदीन खलम त्यौहार कहाँ का है? दोस्तों वहदीन खलम त्यौहार भी आपका कहाँ का है? मेघालय का है। क्लियर। ये भी आप याद रखिएगा। तो लाहो कहाँ का नृत्य है? मेघालय का। अच्छा मेघालय कब बना था दोस्तों? मेघालय बना था 21 जनवरी 1972। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गारो
खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर? तो मेघालय में। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। मौसिनराम आपको पूर्वी खासी पहाड़ी पर मिलेगा, मेघालय में। क्लियर? लाहौर डांस मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर और पालक में अम्ल पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पालक में किस धातु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो पालक में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के काटने से या बिच्छू के काटने से फॉर्मिक अम्ल का संक्रमण हो जाता है हमें, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बहुत पूछता है एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCOOH। और एक सिरके का अम्ल भी पूछता है, वो है आपका CH3COOH, यानी कि सिरके का अम्ल। इसको बोलते हैं दोस्तों एसिटिक अम्ल। सिरके का अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं 2021 से हैं ये आपके, तो ये राज्यपाल हैं आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, ये भी आप याद ना। और यहाँ पे किस पार्टी की सरकार है? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नेता हैं। और बीजेपी की स्थापना अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई है, 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट प्रश्न, मैं आपको मध्य प्रदेश के ना 2 डांस बता देता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक मांच पूछा जा सकता है, मांच। एक मटकी पूछा जा सकता है, एक फूलपाती। फूलपाती कहाँ का डांस है? दोस्तों फूलपाती भी मध्य प्रदेश का ही डांस है, ये भी आप याद रखना, फूलपाती। क्लियर? और मध्य प्रदेश में आपको क्या चीज़ याद रखनी है? पन्ना टाइगर रिजर्व याद रखना है। हालांकि जीडी में टाइगर रिजर्व नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा गया अभी तक भी, तो पन्ना टाइगर रिजर्व आप बेसिकली याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए। और मध्य प्रदेश के ना मैं आपको 3 त्यौहार बता देता हूँ। एक आपका पूछा जाएगा लोकरंग महोत्सव। लोकरंग महोत्सव ये हर साल होता है 26 जनवरी पर। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में लोकरंग महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर? और आपको दूसरा याद है मांडू, मांडू उत्सव या मांडू महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है, कल्चरल फेस्टिवल है यहाँ का मांडू महोत्सव। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खजुराहो। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव ये खजुराहो के परिसर में होता है, तो ये भी आप याद रखना, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा अगर पूछा जाए ना कि भारत में नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। मैकाल श्रेणी की चोटी आपकी अमरकंटक, तो अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी गई है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 नहीं 21, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है, याद रखना। और ये किस में आता है आपका? ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार। दोस्तों मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में है और आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 से 35। और कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? तो एक घटा दो, अब हैं आपके 6। तो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, अब उसको हमने लीगल राइट बना लिया, कानूनी अधिकार बना दिया है। क्लियर? दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत में कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे संविधान के, तो आप याद रखना 26 जनवरी 1950 को 16 अनुच्छेद भारत में लागू कर दिए गए थे। क्लियर? 16 अनुच्छेद। अच्छा टोटल अनुच्छेद कितने थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है, दोस्तों हमारे संविधान को अपने हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन व्यक्ति के द्वारा संविधान की मूल कॉपी अपने हाथ से लिखी गई है। क्लियर हुआ दोस्तों? संविधान दिवस भी याद रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? और भारत का संविधान कितने समय में बनके तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर।
2018 में एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? दोस्तों 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे ये आपके हुए थे जकार्ता में, और जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको मेडल टैली दिखा देता हूँ, कभी आपसे पूछ ही ले। देखो 2018 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें भारत की रैंक थी 8, और 8 रैंक कैसे थी? 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज जीत कर हमने 69 पदक जीते थे, और भारत 8वें स्थान पर रहा था। सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते थे 289, दूसरे नंबर पे निप्पन मतलब जापान रहा था 205, तीसरे पे साउथ कोरिया 177। तो ये आप मेडल टैली याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने कितने पदक जीते थे, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, मैं एशियाई खेलों की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आए कि पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे, दोस्तों पहले एशियाई खेल जो हुए ये 1951 में हुए थे। पहले एशियन गेम 1951 में हुए थे नई दिल्ली में, और इनका उद्घाटन क्या रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एशियन गेम सबसे पहली बार कब खेले गए थे? 1951 में नई दिल्ली में। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा दोस्तों, बात खेलों की हो रही है तो क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो ये आपको वैसे याद होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद का नाम आप सुने होंगे, तो मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया, उनकी जयंती होती है खेल दिवस। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, भारत में ना राष्ट्रीय खेल विकास कोष भी बना है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष ये कब बना था? तो दोस्तों खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाया था 1998 में। ये भी आप याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इंडोनेशिया जो है ना, कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ठीक है, और इंडोनेशिया में ना आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, मुझे लग रहा है कि कल पूछ ले। G20 सम्मेलन हुआ था अभी, G20 सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होता है, बाली में। तो बाली शहर है इंडोनेशिया का, यहाँ पर आयोजित किया गया था G20 सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडा लाइम का रासायनिक संगठन क्या है? दोस्तों सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों ये जो NaOH है, NaOH इसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अगर आपके एग्जाम में आए कि NaOH को हम और क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा। और CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोला जाता है, CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये भी आप याद रखना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सोडा लाइम सूत्र जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है कल आपके एग्जाम में। और एक सूत्र और मेरे कहने से आप रट लीजिएगा, CHCl3। CHCl3। तो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है? क्लोरोफार्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफार्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, किस कलाकार को कथक सम्राट की उपाधि दी गई है? दोस्तों कथक सम्राट किसे कहा गया? तो वो हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं, इनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं इन्हें कथक सम्राट की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और पूछे कथक की साम्राज्ञी किसे कहा गया? कथक की क्वीन, कथक की साम्राज्ञी किसे कहा गया है? दोस्तों जवाब होगा सितारा देवी। कथक की साम्राज्ञी सितारा देवी को कहा जाता है, ये आप याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कथक कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो कथक की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश से, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यहाँ से उत्पन्न हुआ है कथक। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहाँ का हम निवासी हैं, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो पंडित बिरजू महाराज है ना, इन्होंने एक मूवी थी विश्वरूपम जो मतलब फिल्म थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड भी जीता था, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड भी जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग 21% होती है। लगभग कितनी है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मात्रा आपकी। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है हमारे, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.8%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आर्गन बहुत आता है एग्जाम में। और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन दोनों की मात्रा आप इनको याद रखना, ये बहुत आती है एग्जाम में। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आर्गन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? 21%।
क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप प्रकाश संश्लेषण सुनते होंगे। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से आती है, जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निकलती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मतलब नदी इस तरह से लहरा लेती हुई चलती रहती है, तो इस नदी के इस मोड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों, नदी का मोड़ को कहा जाता है विसर्ग, मिएंडर कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो नदी के मोड़ को विसर्ग या मिएंडर कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं फोटो में कि नदी का जो लहरा है, ये लूप जो बना रही है नदी, ये आपका क्या है? ये मिएंडर होता है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो देवप्रयाग में गंगा बनती है, ये भी आप याद रखना। बाकी जो कल वाला मॉक टेस्ट मैंने डाला था, उसमें आप सभी जो नदियों के उद्गम थे वो मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं, उसको जाकर देखिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तेरह ताली, तेरह ताली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? दोस्तों, तेरह ताली ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और ये भगवान मतलब देवता है वहाँ के रामदेव जी, एक लोक देवता है रामदेव जी, उनको समर्पित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और खैर, तो रामदेव जी को समर्पित है। खैर, मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चन अभी मतलब 5 फरवरी को राजस्थान का सीएट का एग्ज़ाम हुआ है, सेट का एग्जाम हुआ राजस्थान में, तो उसकी पहली शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया है कि तेरह ताली किस देवताओं को समर्पित है। नहीं मानो तो आप पेपर अगर आपको मिले राजस्थान वाला तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तेरह ताली कहाँ का डांस है? राजस्थान का। राजस्थान के मैं 2 डांस और बता देता हूँ। एक कालबेलिया बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, कालबेलिया ये कहाँ का डांस है? राजस्थान का। एक आपको चरी पूछा जा सकता है, चरी। एक आपसे पूछा जा सकता है घूमर, घूमर कहाँ का डांस है? और राजस्थान का एक डांस और पूछा जाता है सुई सिनी, सुई सिनी कहाँ का डांस है? दोस्तों, सुई सिनी भी राजस्थान का डांस है। ये सारे डांस आपको याद रखने। क्लियर। और राजस्थान का ना एक त्यौहार आप याद रखिएगा, वो है डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल ये बहुत आता है एग्जाम में, और ये कहाँ पे लगता है? दोस्तों, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में लगता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में लगता है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके बारे में, पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में बसंत ऋतु में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दोस्तों, ये आप वृक्ष देख सकते हैं। झारखंड में सरहुल त्योहार पर जो साल का वृक्ष होता है इसकी पूजा की जाती है, साल के वृक्ष की पूजा होती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, झारखंड का स्थापना दिवस आ सकता है, तो झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना था, ये भी आप याद रखना। क्लियर हुआ दोस्तों? और झारखंड का एक डांस रट लेना, वो है आपका दुमकच। झारखंड का जो डांस है वो है दुमकच डांस, तो ये आप याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, दुमकच। ठीक है। और झारखंड में ना एक जगह है आपकी नेतरहाट, इसका शहर है नेतरहाट। कभी क्वेश्चन आए कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा गया है? छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट को, याद रखिएगा। नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, झारखंड में साल के वृक्ष की पूजा होती है सरहुल त्योहार पर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, चेराम डांस किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, चेराम डांस है मिजोरम का, मिजोरम का डांस है चेराम डांस, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेराम डांस को हम बैम्बू डांस भी बोलते हैं, बैम्बू डांस भी कहा जाता है चेराम डांस को, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं मिजोरम का ना आपको एक त्यौहार बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में कल पूछा जाए कि चपचारकुट कहाँ का त्यौहार है? चपचारकुट दोस्तों ये मिजोरम का त्यौहार है, चपचारकुट मिजोरम। क्लियर हुआ दोस्तों? और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कंबापति हरिबाबू। कंबापति हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये भी आप याद रखें। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में लुसाई किस राज्य को कहा जाता है? तो लुसाई हिल्स जो है ये मिजोरम का ही नाम है, लुसाई हिल्स मिजोरम का ही नाम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई है? दोस्तों, विजय हजारे ये भारत के क्रिकेटर थे, और इनके नाम पर एक ट्रॉफी की शुरुआत की गई 2002 से 2003, तो 2002-03 में विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत की गई। दोस्तों, ये जो विजय हजारे हैं ना, इनकी मैं आत्मकथा बता देता हूँ, ए लॉन्ग इनिंग्स। भारत के क्रिकेटर विजय हजारे की आत्मकथा का नाम क्या है? ए लॉन्ग इनिंग्स। ए लॉन्ग इनिंग्स, ये पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी। और ये भारत में लिस्ट ए या ग्रेड ए लेवल का जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, ग्रेड ए या लिस्ट ए की प्रतियोगिता होती है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी आप याद रखिएगा।
क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुछ ट्रॉफी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे आपसे पूछे रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देखो ट्रॉफी नहीं लिख रहा हूँ मैं, टी बना रहा हूँ केवल। तो रणजी ट्रॉफी ये 1934 में शुरू की गई थी, क्रिकेट में होती है भारत में ये भी। एक आपसे दलीप ट्रॉफी पूछता है एग्जाम में, दलीप ट्रॉफी। दोस्तों दलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1962 में, 1962, 61-62 में हुई थी। एक आपका ईरानी ट्रॉफी, दोस्तों ईरानी ट्रॉफी जो शुरू की गई थी ये शुरू की गई थी 1959 में, 1959-60 में शुरू की गई थी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। रणजी ट्रॉफी 1934, दलीप ट्रॉफी 1962, ईरानी ट्रॉफी 1959, 1960। क्लियर, तीनों हो गई। स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में याद कर लेना इसको। और बताता हूँ आपको और कौन सी आपको याद रखनी है, वो है आपकी देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी ये भी बहुत आती है एग्जाम में, और ये 1973-74 में शुरू की गई थी, देवधर ट्रॉफी। और एक और याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये 2008-9 में शुरू की गई थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2008-9। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2002 से 2003 के बीच शुरू की गई थी। और भारत में क्रिकेट के लिए जो संस्था बनी है वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई कब बनी थी? 1928 में। और इसका मुख्यालय जरूर याद रखना, मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिकेट में कब से एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने की प्रथा शुरू हुई है? दोस्तों क्रिकेट में एक ओवर में जो 6 गेंदें फेंकी जाती हैं, इसकी प्रथा कब शुरू हुई? वर्ष 1900 में। वर्ष 1900 में क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने की प्रथा शुरू की गई है, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्रिकेट के जो बल्ला होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की लंबाई होती है 38 इंच। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये कि क्रिकेट में बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है। और पिच की लंबाई पूछेगा, पिच की लंबाई 22 गज होती है, पिच की लंबाई 22 गज होती है, आप याद रखिएगा। और क्रिकेट के बारे में आपको याद रखना है कि किस खेल को कैट एंड डॉग का खेल भी कहा जाता है। तो कैट एंड डॉग का खेल कहा गया है क्रिकेट को, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। और क्रिकेट के लिए एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय वो है आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, ये भी आप याद रखें। क्रिकेट, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत प्रवाह मापने वाला यंत्र क्या है? दोस्तों विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं, आप याद रखिएगा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना, भारत सरकार की योजना श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? दोस्तों श्रेष्ठ योजना है एससी के विद्यार्थियों के लिए, कि उनको रेजिडेंशियल एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी, उनके लिए हॉस्टल बनेंगे। तो इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। मेनली जो एससी कैटेगरी का लोग होते हैं इनका कल्याण करना है श्रेष्ठ योजना। और क्वेश्चन आए कि भारत में जो श्रेष्ठ योजना है कौन सा मंत्रालय चलाता है? दोस्तों भारत में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है ये इस योजना को चलाता है, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप याद रखें। श्रेष्ठ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 3 जून 2022 को शुरू की गई है। श्रेष्ठ योजना एससी के जो विद्यार्थी हैं इनके कल्याण के लिए शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पे श्रेष्ठ की फुल फॉर्म भी है आपकी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका श्रेष्ठ की फुल फॉर्म, ये लिख रही है आपकी स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरिया। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो सरकार की जो श्रेष्ठ योजना है वो एससी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा ये बिहार में खाया जाता है, बिहार का पारंपरिक व्यंजन है लिट्टी चोखा, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों बिहार का ना एक डांस याद रखना, विदेशिया। क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में कि विदेशिया कहाँ का डांस है? तो बिहार का। एक जटा जटिन बहुत पूछता है एग्जाम में, जटा जटिन। एक झिझिया बहुत पूछता है एग्जाम में, झिझिया। तो ये सारे डांस आपको याद रखने हैं, ये कहाँ के डांस हैं? तो बिहार के डांस है। और बिहार की एक पेंटिंग भी याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। और बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? नीतीश कुमार। यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था पूरा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ एसएससी जीडी के अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।